अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता इन दिनों पूरे देश भर में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका ड्राफ्ट अभी तक तो जारी नहीं किया, लेकिन 13 जुलाई तक देश भर से लोगों की इस पर रिएक्शंस मांगे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। क्या है यूसीसी? इससे किसके हित प्रभावित होंगे? कौन लाभान्वित होगा? किसको फायदा और किसको नुकसान? ये लागू करना क्यों ज़रूरी है? इन सारे विषयों पर आज हम खुलकर इस डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब देश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अगले वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल मई के बीच इस देश में राष्ट्रीय चुनाव होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। उसके ठीक पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर कवायद ज़रूर शुरू हो चुकी है। इस डिबेट को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन 2018 में फिर इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन वापस लॉ कमीशन ने इसे ओपन किया है और लोगों के रिमार्क्स यानी टिप्पणियाँ, लोगों के कमेंट्स मांगे हैं, विभिन्न धार्मिक समूहों के भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? दरअसल भारत का जो संविधान है और उसकी जो धारा 44 है 44, वो इस देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। यानी सभी धर्म के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी पंथ के लिए, सभी प्रकार के निवासियों के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरीके के कोड्स होने चाहिए। ये कोड किस प्रकार के होते हैं? इनको मुख्य रूप से आप समझ लें। विवाह के मामले में, एडॉप्शन के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में मुख्यतः जो भी धार्मिक कानून हैं या धार्मिक संहिताएं लागू हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में हो, चाहे वो हिंदू समाज में हो या फिर ट्राइबल्स में हो, मुख्यतः इन्हीं 3 मसलों पर केंद्रित है: विवाह, एडॉप्शन और प्रॉपर्टी यानी विरासत वगैरह के मुद्दे। और हर धर्म के लिए अलग अलग कोड बने हुए हैं। लेकिन धारा 44 कहती है संविधान की कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब जब आप इसको लागू करने चलेंगे तो ये विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। इस देश के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ 10 कोस में यानी 15-20 किलोमीटर में पानी, बोली, भाषा, आचार विचार बदलता है। जो नॉर्थ का हिंदू करते हैं वो साउथ के हिंदू नहीं करते हैं। जो पूरब का ब्राह्मण करता है वो पश्चिम वाला नहीं करता है। बड़ा चेंजेस हैं इसमें, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और रिएक्ट करते हैं, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ का रहन सहन, उनके धार्मिक रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं। और जब आप इधर आएंगे प्लेन में तो इनके धार्मिक रीति रिवाज भी बिल्कुल अलग हैं। इन सबको संरक्षित किससे किया गया था? धारा 371 से, ताकि सभी पंथ, मजहब, जाति, संप्रदाय, ट्राइबल्स, इन सबके जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, शादियां हैं, इनके एडॉप्शन हैं, इनके प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है, इनके प्रॉपर्टी के मालिकाना हक हैं, वो किस प्रकार से परिभाषित किए जाएं। अब जब यूसीसी आएगा तो इसको लेकर तमाम तरीके की बातें खड़ी हो गई हैं। यूसीसी ये डिफाइन करेगा हमारे देश में कि हर प्रकार की कम्युनिटी के लिए अब एक ही कानून होगा, दैट इज यूसीसी। माइनॉरिटीज़ में यानी मुसलमान, माइनॉरिटीज़ में जैन, सिख, बौद्ध, ट्राइबल्स भी इसमें आएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके रीति रिवाज, उनके यहाँ शादियाँ, उनके यहाँ न्याय देने के तमाम तरीके पंचायतों के बहुत ही डिफरेंट हैं। हो सकता है कि प्लेन्स में आप ट्राइबल्स के बारे में कम जानते हो, लेकिन जब आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो उनका लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यूसीसी लाना चाहती है। चूंकि अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, इसलिए हम सब केवल अपेक्षा कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। तो क्या चाहती है भारत की सरकार? भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? उसके मन में क्या है? और अपोजिशन इसे किस प्रकार से देखता है? इससे हिंदूज के राइट्स कितने प्रभावित होंगे? माइनॉरिटीज़ में मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन
इनका क्या होगा, ट्राइबल्स के कैसे होंगे, और तमाम जगह जो विसंगतियां हैं। मैंने प्रारंभ में ही डिबेट के कहा, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहां हर तरह के कल्चरल इश्यूज भी अलग हैं। जो तमिलियन कर रहा होगा वो इधर के लोग नहीं करते हैं। जो पश्चिम बंगाल के लोगों के यहाँ प्रथाएं, रिवाज, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, शादी के तौर तरीके हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद एक बात है जो कॉमन है, जो करना ही पड़ेगा, प्रत्येक प्रकार के शादियों को रजिस्ट्रेशन, ये अनिवार्य होगा, वो किसी भी कम्युनिटी के लिए है। तो अब ड्राफ्ट आए तो बाकी पता चले कि इसकी असलियत क्या है, लेकिन इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम आज इसको एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी इस बात को पसंद नहीं करेगी कि उसके पर्सनल लॉज में किसी किस्म के चेंजेस किए जाएं। फंडामेंटल राइट हमें यह हक और इख्तियार देता है कि हम अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें और यह हमारा अधिकार है और मुझे लगता है कि इस अधिकार को छीनने का हक किसी को नहीं मिलना चाहिए। मजहब की आज़ादी को छीन कर मुझे लगता है कि फिर उससे मजहब के दायरे से बाहर निकाल कर अगर कोई अमल कराता है तो ये जमहूरियत के खिलाफ और सेकुलरिज्म के खिलाफ बात होगी। कि ये मसला मज़हब का है, इस्लाम के यहाँ मज़हब के उलमा मुफ्ती सब मौजूद हैं। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। अब आज सबके समान नागरिक संहिता की बात कर रही हो तो एक वर्ग उस पर चिल्ला रहा है कि नहीं मुझे तो सरिया कानून चाहिए, मुझे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए। तो भाई जब सरिया कानून चाहिए, इस्लामिक तुम्हें हर चीज़ कायदे कानून से चलना है तो 57 देश है, आप चले जाओ वहाँ पे। लेकिन भारत में रहना है तो समान नागरिक संहिता को मानना पड़ेगा। कई समस्याओं का जड़ ऐसे ख़त्म हो जाएगा बिना विलम्ब किए। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए देश को। अभी यूसीसी तो लागू नहीं हुआ, लेकिन चक्रपाणी जी को हिंदू राष्ट्र ज़रूर चाहिए, उनसे रुका नहीं जा रहा है। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए। मैंने आज आप चारों को इसलिए आमंत्रित किया है ताकि एक परिदृश्य स्पष्ट होना चाहिए कि इस देश में यूसीसी की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार से है। तो स्थितियां जनता के समक्ष मौजूद होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहला मौका मैं आपको देता हूं। आप रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस देश को यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? कि ब्रजेश जी, भारत की संविधान सभा जब बैठी थी और भारत की संविधान सभा ने जब ये विचार किया था तब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था, मुझे लगता है वो देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत मजबूती से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात के पक्षधर थे कि इस देश में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। ये किसी मजहब को टारगेट नहीं करता है, ये तो देश में सभी मजहब पर एक समान रूप से लागू होगा। मुझे लगता है संविधान सभा ने इसी मंशा के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के नाते भारत के संविधान, इस संविधान जिसको सब मानते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसके लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ ये भारत का संविधान बनता है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 44 इस बात को स्पष्ट करता है कि देश में एक समान सिविल संहिता बननी चाहिए। और अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर में सरला मुदगल के केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश देते हुए कहा था कि इस देश के लिए एक समान सिविल संहिता बनाइए, क्योंकि यह पीड़ित व्यक्ति की रक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि ऐसे मसले जो देश की एकता अखंडता से जुड़ते हों,
लोगों पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा से व्यक्ति जुड़ते हो, उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ते हो, ऐसे मसले पर मजहबी चश्मे से उसको देखा जाना ये ठीक नहीं है। कुछ लोग जानबूझ करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि कैसे प्रयास करते हैं। अरे सिविल संहिता एक हो जाने से किसी के रिचुअल्स नहीं बदलेंगे। कोई व्यक्ति अपनी शादी कैसे करना चाहता है, वो सप्तपदी से करना चाहता है, मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भरकर करना चाहता है, या कबूल करके तलाक करके करना चाहता है, या प्रार्थना करके करना चाहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शादी के बाद पत्नी का स्टेटस क्या होगा, संपत्ति का उसको अधिकार कैसे मिलेगा, उत्तराधिकार तय होंगे तो कैसे तय होंगे, मिल्कियत पर अधिकार कैसे होगा, इन सारी बातों को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में अलग अलग नियम कानून क्यों हो? यह देश में सब पर एक रूप में लागू होना चाहिए। इन बातों को लेकर के खुले मन से डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन कुछ संकीर्णवादी सोच के लोग जानबूझ करके इसको मजहबी चश्मे से देख करके अब माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। माइनॉरिटीज में आपके जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटी अलग है। राकेश जी, तो क्या आप चाहते हैं कि आदिवासियों के भी जो नागरिक संहिता है वो भी एक समान हो जो प्लेन के लोगों की है? देखिए, इस देश की आजादी के 7 दशक हो गए। 7 दशक बाद तक अगर हम देश को एक रूपता में नहीं ला पा रहे हैं तो मैं मानता हूं यह देश के लिए दुर्भाग्य है और यह देश की एकता, अखंडता के लिए निश्चित तौर पर खतरा है। इस प्रकार की क्षेत्रीय भावनाएं, जातीय भावनाएं, सामुदायिक भावनाएं ऐसी विकसित हों जो नागरिक या पीड़ित अधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों को कर्टेल करते हो, उस पर बाधा उत्पन्न करते हो, निश्चित तौर पर इस पर बड़े मन से आगे बढ़कर के सोचना चाहिए। और अभी तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, सबके अपने अपने सुझाव लेकर आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर इस बात को लेकर के लेकिन 2018 का मैं आपको मसला याद दिलाना चाहता हूं, दृष्टिपत्रों में हमेशा घोषणा करके कहा है। 2018 में तत्कालीन लॉ कमीशन के चेयरमैन ने तो इसकी आवश्यकता नहीं बताई थी, तब रद्द कर दिया गया था ये मामला। अब दोबारा चुनाव से पहले इसको लाने के पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। राजनीति में किए गए हर काम को राजनीतिक लाभ के नजरिए से देखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम समुदाय, समाज और देश के लिए आवश्यक होते हैं। ये देश और समाज के लिए एक आवश्यक कानून है, कदम है, जिसका सबको आकर खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। और जिनकी आपत्तियां हैं वो अपनी आपत्तियां स्पष्ट तौर पर बिंदुवार तरीके से लॉ कमीशन के सामने भी रखें। और जब देश की पार्लियामेंट में इस तरह का कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा तो भी अवसर होगा। संजय सिंह जी बैठे हैं, राज्यसभा में भी चर्चा होगी, लोकसभा में भी चर्चा होगी। सवाल आपसे और है, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुझाव वहां रख सकते हैं कि धारा 371 के तहत तमाम राज्यों को और तमाम कम्युनिटी को एक खास प्रोटेक्शन हासिल है, स्पेशली नागरिक संहिता को लेकर। तब तो धारा 371 आपको अबॉलिश करनी पड़ेगी। अगर आप यूसीसी लाएंगे तो क्या आप धारा 371 समाप्त करने के हक में हैं? देखिए ब्रजेश जी, क्या ड्राफ्ट में होगा, ड्राफ्ट में कौन कौन से सुझाव अभी तक जनता के बीच से आते हैं, विशेष करके जिन ट्राइबल्स की आप बात कर रहे हैं या जिस क्षेत्र विशेष के लोगों की, आप समुदाय विशेष के लोगों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके प्रतिनिधियों की तरफ से भी, उनकी ओर से भी कुछ सुझाव आएंगे। इन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए कोई एक मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सामान्य तौर पर ड्राफ्ट जनता के समक्ष रख दिया जाता है और उस ड्राफ्ट पे आपत्तियां मांगी जाती हैं, लेकिन आप रिवर्स कर रहे हैं। आप आपत्तियां पहले मांग रहे हैं और ड्राफ्ट अभी दिखा नहीं रहे हैं। हमको कोई समस्या तब तो बताएंगे कि आप चाहते, आप ड्राफ्ट भी लाए हो भैया, हमें आपत्ति है। आप ड्राफ्ट दे नहीं रहे हो, कह रहे हो आपत्ति बताओ। क्या बताएं आपत्ति? पहले ड्राफ्ट तो लाओ। नहीं ब्रजेश जी, देखिए आपत्ति का मसला नहीं है। आपत्ति तो ड्राफ्ट तो सदन के भीतर आएगा, विधेयक तो सदन के भीतर पेश किया जाएगा, सदन के भीतर उस पर चर्चा होगी और जो जनता के नुमाइंदे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से आने वाले, वो सब अपना अपना मंतव्य रखेंगे। तो जब सदन में इस पे चर्चा होगी तो चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्यों आप मांग रहे हो? कमीशन ने तो सुझाव मांगे। जनता से फिर ये क्या चल रहा है जब आपको सदन में ही चर्चा कराना है? तो ये आपत्तियां मांगने वाला क्यों चल रहा है काम? देखिए ब्रजेश जी, ये सुझाव तो लॉ कमीशन ने मांगे हैं और लॉ कमीशन सुझाव मांग करके हमेशा से प्रैक्टिस करता रहा है। शुक्रिया आपका। कमीशन ने कोई पहला किसी कानून पर, किसी नियम पर सुझाव मांगे, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और इन दिनों यूसीसी को लेकर बड़े मुखर हैं। संजय सिंह जी, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने आपकी पार्टी का एक ताज़ा स्टेटमेंट सुना है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के यूसीसी के समर्थन में खड़े हैं, इसका क्या मायने लगाए जाएं?
देखिए, मैं ब्रजेश जी आर्टिकल 44 आपके दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देना चाहता हूं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जी। जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। बिल्कुल ठीक कहा हमारे भाजपा के मित्र राकेश जी ने कि भारत के संविधान निर्माताओं ने यह निर्देश दिया है कि आप अलग अलग समुदायों से, अलग अलग समूहों से बातचीत करके एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड का बनाइए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने इस देश के अलग अलग समुदायों से, धर्मों से, जातियों से बातचीत किया? इस देश में लंबी लड़ाई के बाद 2012 में सिखों को आनंद मैरिज एक्ट मिला। वो आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? इस देश में लंबी लड़ाई के बाद जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल किया गया। उनके अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में या बाकी छात्रवृत्ति के लिए जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, उसका क्या हो गया? बौद्ध धर्म को मानने वाले और बहुत सारे दलित समुदाय के लोग हमारे बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके अपने कानूनों का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल है आदिवासी समुदाय के लोगों का। और मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ना चाहूंगा और इस देश की जनता को पता होना चाहिए, यह हमारी चिंता है। जैन धर्म में एक संथारा का कानून है, उसका क्या होगा? अब आ जाते हैं आर्टिकल 371A। यह क्या कहता है? यह कहता है इसके मुताबिक संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, ध्यान से सुनिएगा, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों, नागाओं की जमीन के मामलों के कानून नहीं बना सकती। ये आप देख रहे हैं, भारत की संसद भी कानून नहीं बना सकती बिना नागालैंड की सरकार की अनुमति के। और अभी हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि जमीन के मामले, बाकी मामले, इसमें तो जमीन का अधिकार दिया गया उनको, अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया है। इनको धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के अपने हिसाब से चलाने और बनाने का उनको कानूनी अधिकार दिया गया है। इसका क्या होगा? अब आ जाइए, आप समर्थन भी करते हैं, आपत्ति भी जताते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? नहीं, समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा सभी समूहों से बातचीत कीजिए। कर रहे हैं बातचीत, लॉ कमीशन से रिपोर्ट सबके, आप आपत्ति दाखिल करिए। बातचीत किया, बताइए। आप आपत्ति दाखिल करिए। सरकार से बातचीत किया? अरे सबसे बात कर रहे हैं, पूरे देश में 140 करोड़ लोगों से 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 140 करोड़ लोगों से बात कर रहे हैं। बीजेपी के 5 मंत्रियों ने, अरे इनके सहयोगी दल है एनडीपीपी, बीजेपी के 5 मंत्री उसमें शामिल हैं। अभी एनडीपीपी ने आपके कार्यक्रम में आ रहा था, उसके पहले विरोध दर्ज करा दिया। इनका खुद का सहयोगी दल, बीजेपी के 5 मंत्रियों का इस्तीफा आया आपके चैनल पे, पढ़ी कोई खबर आपने? भाई बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो सरकार के 5 मंत्री बैठे हैं नागालैंड में। आप ऐसी सरकार में क्यों बैठे हुए हैं जो जिसके मुख्यमंत्री का दल विरोध कर रहा है इस यूसीसी कानून का? लॉ कमीशन पूरे देश भर से मांग रहा है आपत्तियां। अगर संजय सिंह को कोई आपत्ति है तो संजय सिंह दाखिल करें आपत्ति। ब्रजेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ प्लीज, आप अपने सवाल पूरे कर लेते हैं, डिस्कशन आगे बढ़े। जी, तो मैं अब आपको इनके जो 371 के तहत जो एक मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और उनके न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। इस सब पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा की मंजूरी जरूरी है। ये 371 है। 371 के तहत कर्नाटक को अधिकार अलग मिले हुए हैं, महाराष्ट्र को अधिकार अलग मिले हुए हैं, गुजरात को अधिकार अलग मिले हुए हैं, आसाम को अधिकार अलग मिले हुए हैं, मणिपुर को अधिकार अलग मिले हुए हैं, मिजोरम को अधिकार अलग मिले हुए हैं।
आपने उन लोगों से बातचीत की। आपको दुनिया भर की याद आ रही है, लेकिन आपको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है कि यूसीसी से उनका क्या नुकसान होगा। आप मुसलमानों पर बोलने को तैयार नहीं है। दुनिया भर का जहान का नाम ले लिया आपने। मिस्र की मस्जिद में अभी होके आए हैं वो। आज आ जाता हूं, अभी और आ जाता हूं। अब पूरी बात तो आप होने नहीं दे रहे हैं। अरे बोलिए तो। जैसे आप तो टोका टोकी नहीं करते, पूरी बात तो होने अच्छा प्लीज गो अहेड, बोले आप बोले। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं की अब हम बात करते हैं। हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को टैक्स में राहत मिलती है। उस कानून का क्या होगा? आप एक देश एक विधान एक कानून बनाना चाहते हैं तो हमारे मन में चिंता है सिखों के, जैन के, बौद्ध के, साथ ही साथ आदिवासियों के। इनके लिए जो प्रोटेक्शन है इस देश में, उसका क्या होगा? क्या इनसे कोई संवाद किया आपने? क्या इनके कोई सुझाव लिया आपने? क्या कोई ड्राफ्ट तैयार किया आपने? और 9 साल तक आपका शासन था, आपको 300 इसकी यूसीसी की याद नहीं आई? जब 10 महीने रह जाता है तो आपको यूसीसी याद आ रही। इसका मतलब आपको यूसीसी बनाने की मंशा नहीं है, क्योंकि आपने कोई प्रयास इस दिशा में किया नहीं। अगर आपने वास्तव में प्रयास किया होता तो एक सार्थक आज ड्राफ्ट, आप एक सार्थक दिशा में आप आगे बढ़ रहे होते। सबसे ज्यादा बीजेपी के मित्र क्या कहते हैं? अब ये सुन लीजिए आप ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है, गोवा की यूसीसी लागू करो। अरे भैया, गोवा की यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा की यूसीसी में ब्रजेश जी लिखा हुआ है कि अगर एक हिंदू औरत को बेटा नहीं होगा, हिंदू औरत को, इन्वर्टेड कामा में मैं बोल रहा हूं, हिंदू औरत को अगर बेटा नहीं होगा तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार होगा। तो आप यही कानून पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मित्र सांसद अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो घर की महिलाएं बेलन लेके दौड़ पड़ेंगी ऐसे कानूनों का। तो अब क्या ड्राफ्ट है आपका? क्या आपने लोगों से बातचीत किया? आप सारे समाज के, मैं आपको टोकना नहीं चाहता। मैं तो बात कर रहा हूं हिंदू की, मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपको सबकी चिंता है। मैं आपकी इन चिंताओं से वाकिफ हूं, लेकिन मुसलमानों की भी चिंता आपको करनी चाहिए। जी नहीं, मैंने तो कहा सभी धर्मों में। क्या सभी धर्मों में मुसलमान नहीं आते? सभी धर्मों, सभी समुदायों के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। एक धर्म का नाम लेके उस पर राजनीति करने के बजाय सभी धर्म समुदाय के लोगों से बातचीत कीजिए। पंजाब में हमारी सरकार है, 92 सीटें वहां पे आम आदमी पार्टी को मिली है, जहां बीजेपी के पास 2 सीट है। हमें चिंता है वहां के लोगों की। आनंद मैरिज एक्ट जो बना 2012 में, उसका क्या होगा? उनको जो प्रोटेक्शन है उसमें क्या होगा उसका? वो सब तो हिंदू मैरिज एक्ट से संचालित होते हैं ना, मैरिज एक्ट के ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं संजय जी। पहले होते थे 2012 के बाद उनका अपना अलग एक्ट बन गया, आनंद मैरिज एक्ट। पहले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, आप ठीक कह रहे हैं, सिख शादियां गवर्न होती थी, अब नहीं, अब उनका अपना आनंद मैरिज एक्ट बन गया है। जब आप इतने कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं तो फिर आप इमीडिएट जंप करके आपने इसको सपोर्ट कैसे कर दिया? ड्राफ्ट की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। अच्छा, हम तो जी समर्थन में खड़े हैं। हमने कैसे सपोर्ट क्या? दुर्गेश, आपको मैं संदीप पाठक का स्टेटमेंट सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा था कि हम इसको सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि सभी धर्म समुदाय सैद्धांतिक रूप से सहमति क्यों की? फिर आपने सुना दीजिए। अगर सैद्धांतिक सहमति की बात की, सैद्धांतिक रूप से तो बता दिया, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है सैद्धांतिक सहमति इसलिए दी, भारत के संविधान निर्माताओं ने लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ सभी लोगों से बातचीत करना है, सभी धर्म के लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके, तब आप कोई दस्तावेज तैयार करिए, तब एक कानून बनेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान और बीजेपी में बताइए, जिस देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं कराया जाता, गर्भगृह में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जिस देश में इतना भेदभाव है कि गुजरात के अंदर एक दलित बच्चा गेंद छू लेता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है, और बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को, दलित जवान को पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अपनी शादी के लिए, उस देश में क्या हमारे मन में चिंता? इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आदिवासी समुदायों के राइट्स का क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक कर दिया जाए, तब आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे? हम ये चाहते हैं कि पहले सभी समूहों से बातचीत करके एक दस्तावेज सामने रखा जाए। आप चाहते क्या है? आपके पास खुद ही क्लियरिटी नहीं है कुछ।
आपके नागालैंड की सरकार ने, जिसके अंदर आपके 5 मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने आज विरोध कर दिया। मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था, उसके पहले मैंने खबर पढ़ी, आपने भी खबर पढ़ी होगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, अभी खबर आई जी। तो आप बताइए, अपने घर को संभाल नहीं पा रही बीजेपी जी। थैंक यू उनको संजय तो जी। समझाइए पहले कि भैया ये कानून है, पांच मंत्री वहां बैठे हुए, उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। ऑलराइट, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो यूसीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लॉ कमीशन ने इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लोगों से उनकी आपत्तियां मंगवाई जा रही हैं। कांग्रेस को क्या आपत्ति है इस पर, अगर यूसीसी इस देश में लागू होता है तो? देखिए, 3-4 चीज़ें बड़ी साफ हैं। जिस तरीके की बातचीत हताश, निराश और बेबस प्रधानमंत्री अब करने लगे हैं, उससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो रही है। देखिए, कानूनी प्रक्रियाएं, राकेश भाई भी वकील हैं, संजय सिंह जी राज्यसभा, इन्होंने बड़े बड़े कानून वो सब बता दिए। इन्होंने आर्टिकल 44 का भी कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आर्टिकल 44 के ऊपर 14, 15, 19, 21, 28 भी है, ये भी है अपने आप। ये सब लोग अपना पढ़े लिखे लोग बात करें, हम बात करते हैं शुद्ध राजनीतिक। जितनी बातें इन्होंने कही कि नागालैंड का क्या होगा, मिजोरम का क्या होगा, तमिलनाडु का क्या होगा, उसको रिपीट करने से कोई वो नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। आदिवासियों के हक का क्या होगा, सांस्कृतिक सभ्यता का क्या होगा, सांस्कृतिक प्रोटेक्शन का क्या होगा। हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट में आप क्या नाम तमाम तरीके के जो और वो चीज़ें हैं उनका क्या होगा, हम उस पर बात नहीं आना चाहते कि भाई जो स्पेशल मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर हमारा क्या होगा। इसके अलावा और तमाम जो चीज़ें हैं। ये राकेश त्रिपाठी बार बार कह रहे हैं मुसलमान, ये क्या है इनका मसला, क्या है इनका? यही तो हम जानना चाहते हैं, यही समस्या सबसे बड़ी यही है। मोदी जी जो है, और संजय सिंह को सुना आपने, पूरे मैं 10 मिनट कोशिश किया, एक बार भी मुसलमान का मां बोलने को तैयार। एक चीज जान लीजिए, लकड़ी से नहीं छूना चाहते, बहुत स्पष्ट जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती 2 ध्रुवीय राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदुओं में हम खेलें और मुसलमानों में आपके साथी बैठे हुए वो खेलें। कौन? तो ठीक है ना, बगल में बैठे हैं आपके दोस्त हैं, कौन है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये होने वाला अब नहीं है। Okay. हम बहुत स्पष्ट बता दें, देश का मुसलमान बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गया है कि इस देश की एकता को बचाना है, अखंडता को बचाना है। इसलिए वो इतना सही तरीके से बात कर रहा है, काम कर रहा है कि जो भी इसको लेकर के बर्र के छत्ते में हाथ डालेगा, जो भी क्या नाम जो इस तरीके की उखाड़ पछाड़ वाली बात करेगा, जो भी, सिर्फ कारण है कि इसमें मुसलमान से तो कहीं ज़्यादा जो हिंदुओं की जो विभिन्न समुदाय हैं उनको परेशानी है। आज की डेट में उनसे निपटेगी संघ और भाजपा, तब तो आएगी इनके पास, उससे पहले तो आने से रही। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, निर्देश है कि आप भाई ऐसा करिए। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है कि ये यूसीसी आए ना आए? अरे सुन लीजिए ना, आप इतना बढ़िया समय संजय जी को दे दिए, राकेश भाई को दे दिए, पूरा समय जिससे सवाल पूछ लो गुस्सा। आज तो संजय सिंह भी गुस्सा हो रहे हैं। अरे संजय सिंह आप बोलिए। अरे लीजिए, संजय सिंह आपके मित्र हैं, गुस्सा नहीं। अरे सर, आप भी तो दोस्त हो, आप कौन से दुश्मन हो? ठीक है कि नहीं? आप अब 2 चीज समझिए कि लाए किस लिए लाए। सिर्फ उससे पहले, यूसीसी लाने से पहले हमने 3 तलाक किया। भाइयों बहनों, एक लखनऊ की लड़की को उठा लिया, बैठाए हुए थे वहां डालीगंज की धर्मशाला में, वहां से क्वेश्चन पूछवाया उससे। मतलब भोपाल में बैठे हैं, क्या ना, भोपाल में कोई इनको नहीं मिला, लखनऊ के एक महिला से क्वेश्चन पूछवाया 3 तलाक का कि आदरणीय मोदी जी ये हो गया वो। अब देश में सांप्रदायिक विभाजन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक हसन कमाल ने तुर्रा किया था कि एक शेर था, उन्होंने कहा सूरमा जब आंख में, एक 2 शब्द हम चेंज करेंगे इसमें, कि सूरमा जब आंख में लगौती हो, राकेश भाई बताइएगा मोदी जी को, सूरमा जब आंख में लगौती हो, सर बसर बेवकूफ बनौती हो। बेवकूफ शब्द हमने लाए हैं, बाकी दूसरा शब्द था इसमें। तो ये बेवकूफ बनाने की जो बात है, अब जनता इनसे त्रस्त हो गई है। आज जनता इनको उखाड़ फेंकने का मन बना रही है। जिस समय मणिपुर में जाना चाहिए उस समय आप यूसीसी की बात करते हो। हम तो यूसीसी पर एक चीज कहते हैं कि भाई पहले लाओ, तुम चाहते क्या हो। आपने पिछले 8 साल से आप देख रहे हो, अगर ला पाए हो तो बताओ। हर बार चुनाव से पहले, राज्य के चुनाव से पहले एक ड्राफ्ट आ रहा है उत्तरांचल का, क्या है भाई बताइए ना। उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट आ रहा है, कर्नाटक में ड्राफ्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट आ रहा है, राजस्थान में ड्राफ्ट आ रहा है, फलानी जगह ड्राफ्ट आ रहा है, 27 जगह, जब जहां जहां चुनाव होते हैं वहां यूसीसी का ड्राफ्ट आता है।
हम आपसे बहुत साफ बता दें, हम आपके भेड़िया आया वाले से डरने वाले नहीं हैं। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा था कोई जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं आपको जो काम करना है। तो सर कांग्रेस कहती है कि जरूरत नहीं है। नहीं, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि आप जब तक ड्राफ्ट नहीं लाएंगे, जब तक किसी भी धर्म का, किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी पंथ का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसके किसी अधिकार पर चोट पड़ेगी तो ऐसे ड्राफ्ट को हमारा आपकी पार्टी चाहती है कि पहले ड्राफ्ट आए तब फिर उस पर आपत्तियों पर बात। ड्राफ्ट, हमारी पार्टी ये नहीं चाहती ड्राफ्ट आए, हमारी पार्टी ये चाहती है। तो आप देखो डबल मीनिंग बात कर रहे हो ना, बात हम स्पष्ट कर दे रहे हैं ना, क्योंकि आप फंसा दोगे हमको। हमें पता है कि क्या है आपको आज मेरे ऊपर क्यों। अरे सुनिए, आप हम जानते हैं ना, संजय सिंह बैठे हैं, राकेश त्रिपाठी हैं, आपके दोस्त आसिम वकार हैं। योगी जी का मसला है सर, हम ऐसा ना करिए, हमें डर लगता है भाई। अच्छा बोले सर, बोले। आप जो हैं, हम ये चाहते हैं जो सरकार चाहती है, 303 नहीं 350 से ऊपर की उनकी बहुमत है, अगर उनकी हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है, तो पहले राज्यसभा लोकसभा के लोगों को ड्राफ्ट दे, देश में ड्राफ्ट रखे, उस पर आपत्तियां मांगे, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक उस पर बहस करें। अभी तो ये हो रहा है कि आप चाहते हैं ड्राफ्ट आ जाए, सूत न कपास जुलाहोम लट्ठम लट्ठी। आप और हम दोनों एप्रीहेंशन पे काम कर रहे हैं कि जब बुआ के मूंछ होगी तब उसको चाचा कहेंगे। अरे भैया बुआ सर, आज आपके कॉन्फिडेंस क्यों इतना हिला हुआ है? अरे हमारा पूरा आप तो हर चीज पर बड़ा बोल्ड राय रखते थे। नहीं, हम तो आज एक कदम बाहर आते हो, 2 कदम अंदर। ना, हम आज भी हमारी बोल्ड राय है हमारी। तो सर ड्राफ्ट आए, फिर क्या चाह रहे हो? ड्राफ्ट तो भाजपा अगर लाएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, हम मांग नहीं कर रहे हैं ड्राफ्ट लाने की। ओके, आप मेरी बात समझिए, जो भाजपा चर्चा लाएगी ड्राफ्ट, उस पर चर्चा करना हमारा संवैधानिक हक है, हम वो करेंगे। हम मिजो लोगों के भी क्या नाम उसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, हम मुस्लिम्स के भी उसको जो उनके कानून है उसको प्रोटेक्शन करने की बात करेंगे, हम सिखों के भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अरे नहीं सर, आप पूरा डालिए, कोई दिक्कत वाली बात। सर अभी तो कह रहे थे कि फंसा दोगे हमें। नहीं, हम वो योगी जी वाली बात, आप ड्राफ्ट कह रहे थे ना कि आप ड्राफ्ट की मांग कर रहे हो, हमने कहा ड्राफ्ट की मांग नहीं कर रहे। शुक्रिया आपका। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आसिम वकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा बड़ी व्यापक हो गई है। आपने सभी पार्टी की राय भी सुनी, अपोजिशन की भी और रूलिंग पार्टी की भी। MIM क्या ओपिनियन रखती है UCC को लेकर, और उसका ड्राफ्ट के मसवीदे अब तक तय न होना, ये सब किस तरह का संकेत है और आप लोग इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब आपने शुरुआत कराई बीजेपी प्रवक्ता जी से, तो उन्होंने कहा बाबा जी ने अपना संविधान लिखा और बाबा जी ने संविधान में ये लिखा कि UCC होना चाहिए। ये उन्हीं बाबा जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच से परेशान होकर हिंदू धर्म ही त्याग दिया था। तो बाबा साहब की बात मानेंगे आप? उन्होंने कहा था ये धर्म रहने लायक नहीं, उन्होंने अपने को बौद्ध कर लिया, पूरे समाज के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया, जिन बाबा साहब की आप बात कर रहे थे। दूसरी बात, आज आजाद हिंदुस्तान में सन 2023 में आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है। UCC में देंगे आप? तीसरी बात कि हमारे देश में 370 आपने हटा दी, लेकिन 371A, B, C ये कई जगह लगी है, और ये जो धारा है ये नॉर्थ ईस्ट में और बाकी जगह लगी है। वहाँ ये अधिकार देती है उस क्षेत्र में जो रहने वाली जातियाँ और जनजातियाँ हैं उनके प्रथाओं को, उनके अधिकारों को, उनके धार्मिक और सामाजिक जो उनकी प्रथाएं उनको संरक्षण देने की। वो कहती है धारा कि आपके जो अधिकार और प्रथाएं हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं अपने काबिल भाई हमारे जो बीजेपी के बैठे हैं, आपको पूरे हिंदुस्तान की अभी पूरी जो बायोग्राफी और डेमोग्राफी पता नहीं है। राजस्थान में उदयपुर, सिरोही और पाली जिलों में और गुजरात में एक जाति रहती है गरसिया। यहाँ शादी से पहले मां बनने की प्रथा है और ये प्रथा 1000 साल पुरानी है। ये प्रथा ये है कि जो लड़की है वो लड़के के साथ रहती है, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको शादी की मान्यता मिल जाती है, बच्चे नहीं होते हैं तो उसको अमान्य कर दिया जाता है। इस प्रथा को लाएंगे आप? दूसरी बात,
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक लड़की कई पति रख सकती है। आप बहुविवाह की बात कर रहे थे ना, मैं नाम ले रहा हूं हिमाचल के किन्नौर में। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में एक बिरादरी है, एक जाति है खासी बिरादरी। वहां की महिलाएं भी एक से अधिक विवाह करती हैं, कर सकती हैं, अपनी पसंद से एक से अधिक पति रख सकती हैं। उन्हें आप नहीं रोक सकते, या आपने उनको अधिकार दिया 371 जो धारा आपने आर्टिकल लगाया है। आप यहां तो रोक देंगे, वहां कैसे रोकेंगे बताइए जरा। रोकनी चाहिए वकार साहब। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ में, नहीं सुनिए, छत्तीसगढ़ में एक धुरवा आदिवासी समाज है, उनमें भाई बहनों में शादी होती है, भाई बहनों में मांग भरते हैं, और अगर कोई रिश्ते से इनकार कर दे कि नहीं हम इससे शादी नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना कहां? छत्तीसगढ़ में धुरवा आदिवासी। और सबसे अहम बात ब्रजेश भाई बताने जा रहा हूं कि साउथ में मामा अपनी भांजी से शादी करता है, उस शादी को ज्यादा मान्यता दी जाती है। मुसलमानों में नहीं, मध्य प्रदेश में मामा और भांजी का रिश्ता बेटी बाप का है, लेकिन साउथ में मामा भांजी शादी कर सकते तो ठीक है। कई बार तो ऐसा देखा गया है जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। तो कुछ बताइए सर कि सारा खेल ये है कि आपका क्या प्रभावित हो रहा है? बहन है वो हिस्सा ना मांग ले, इसको आप लेकर आएंगे तो यूसीसी पे जो आप बनाने जा रहे हैं नया वाला एक्ट यूसीसी वाला। मैं नहीं सर, मैंने भारत की प्रथाओं मान्यताओं समाज की बात की है। भारत बहुत विविधताओं का देश है, बहुत बड़ा देश है। खाली उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर में बैठकर, एक केबिन में बैठकर वकालत की 4 किताबें रखकर, या इतिहास की 4 किताबें पढ़कर, या विज्ञान की 4 किताबें पढ़कर भारत को नहीं पढ़ा जा सकता। भारत को पढ़ने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए और इतना बड़ा आदिवासी, मिजोरम, नॉर्थ, साउथ, सबका सारी जनजातियों गिना दिया। भारत का मुसलमान यूसीसी के बारे में क्या राय रखता है सर? आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है सर, और न संजय सिंह बोल रहे हैं, न सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, और आपकी भी घिग्गी बंदी है सर। नहीं सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने भी मुसलमानों का जिक्र ही नहीं किया। मैं तो अभी आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये जो हमने पूछा है इस पर आप क्या करेंगे? सर मैं पूछूंगा राकेश त्रिपाठी से, रुकवा देंगे? मेरे पास पूछने का अधिकार है, मैं राकेश त्रिपाठी से भाई शादी रुकवा देंगे छत्तीसगढ़ में? अपने यहाँ वाला भी बताओ सर। क्या दलित को घोड़ा चढ़ने का अधिकार होगा? मैं पूछ रहा हूं। अपने अधिकारों की कोई चिंता नहीं है आपको कि मुसलमानों के अधिकार प्रभावित होंगे? सर पूरे भारत के अधिकार प्रभावित होंगे, खाली मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? अधिकार तो आपके प्रभावित होंगे, समझ आप भी रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। सर लाए आप ही के लिए ला रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को आगे कर दो। सर ये ला आप ही के लिए रहे हैं सर। सर हम मुसलमान हैं, हम सब नहीं हम मुसलमान हैं, हम पूरे देश के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, और ये बीजेपी है, ये पूरे देश के अधिकारों को पैरों से कुचल रही है। ये फर्क है हम में इनमें सर। तो ड्राफ्ट आने दीजिए, अगर कोई कमी होगी तो पता चल जाएगा। जवाब दीजिए सर। ड्राफ्ट के आने के पहले आप विरोध क्यों कर रहे हैं सर? नहीं जब जो मैंने पूछा है इसके जवाब ले लीजिए। हाँ ले लूंगा, पर आप तो बता दो कि ड्राफ्ट तो आया नहीं, आप विरोध किस बात का कर रहे हो हवा में? हमने तो इनसे पूछा, ये कह रहे हैं ना लागू कर देंगे। क्या लागू कर देंगे? आप इसे मेरी आपत्ति समझ लीजिए या मेरी मशवरा समझ लीजिए। तो आप बताओ ना। पहले एक मसौदा लेकर आइए। सर ये उत्तर प्रदेश भारत नहीं है, ये दिल्ली भारत नहीं है कि आम आदमी पार्टी को दबा लिया आपने। अच्छा, ये बिहार भारत नहीं है। भारत की सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक है सर जी। अमेरिका का चक्कर 5 बार लगा लेंगे मोदी जी, 5 बार आना जाना कर लेंगे, तब भी भारत नहीं घूम पाएंगे सर। तो सर एक बात बताओ, भारत को समझिए। तो सर एक बात बताओ, फिर आपको कैसे ठीक किया जाए अगर यूसीसी से नहीं ठीक हो रहे हो तो? नहीं ठीक तो इनको जनता करेगी सर, और जनता तैयार बैठी है बिल्कुल ठीक करने के लिए। मैं तो कह रहा हूं ना, वो बताएं आप मुझे, आप मुझसे अपना पूछिए, बात बदल जाएगी। काफी चिड़े हुए लग रहे हो सर, त्रिपाठी जी के काफी नाराज दिख रहे हो इस मामले पे। सारे क्वेश्चन डाल दीजिए, उनसे तो तर्क के साथ रखें सर, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है?
सर मैंने तो तर्क के साथ, जगहों के नाम के साथ, आदिवासियों की जातियों के साथ, सब सबूतों के साथ आपके सामने रख दी। तो यूसीसी आएगा तो क्या मतलब लाके आदि पकड़ के बिठा दूं आपके सामने? तो यूसीसी आएगा तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मैं क्या करूं, अब क्या मैं आदमी लाके बिठा दूं कि साहब इनसे मिलिए, ये है फला जगह से बताया होता आपने पहले तो मैं ले आता। ओके, राकेश त्रिपाठी अब इस बात सभी मुद्दों का जवाब देंगे। ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी जी से आपके सब सवाल रखता हूं। देखिए, कुछ तार्किक तथ्यों के साथ संजय सिंह ने भी आपत्तियां रखी, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी रखी, और आसिम वकार ने भी तथ्यों के साथ डिटेल्स गिनाई हैं, और आपको बिंदुवार उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तर्कों के साथ रखी गई बात है, हवा में कुछ नहीं है। देखिए, आसिम वकार से ही शुरुआत कर लेता हूं। आसिम वकार ने कई सारे फाल्स तथ्य रखे हैं। साउथ इंडिया का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मामा भांजी की शादी होती है, हालांकि ये जिला नहीं बता पाएंगे। कुछ प्रवृत्तियां, कुछ पद्धतियां, कुछ प्रथाएं ऐसी रही हैं जो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म में नहीं होनी चाहिए थी, और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया ना। मैं बाबा साहब की पुस्तक पाकिस्तान भारत का विभाजन, उसी से कोट करके कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा है कि हिंदुओं में तो सुधार के लिए आंदोलन होते हैं, सुधार के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के भीतर तो ऐसे सुधार के कोई प्रयास भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये तो और रूढ़ी और जड़ बने हुए हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं है, उन्होंने तो मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान कभी भी मातृभूमि के भक्त नहीं हो सकते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। लेकिन खैर, आसिम वकार साहब केवल उसमें से बाबा साहब का वो पढ़ना चाहते हैं जो इनको सुहाता है। बाबा साहब का वो इस्लाम के पक्ष में उनके क्या क्या विचार हैं वो पढ़ने लगूंगा तो आसिम वकार साहब को शायद बुखार चढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा है वो छोड़ देता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मसला इंपॉर्टेंट, आज जितने तरह के उदाहरण गिनाए जा रहे हैं, मिजोरम की चिंता की जा रही है, नागालैंड की चिंता की जा रही है, अरुणाचल की चिंता की जा रही है, ये सारी चिंताएं करते हुए प्रयास यही है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। तो आप साफ साफ कह दो ना कि ये यूसीसी आप मुसलमानों को ठीक करने के लिए ला रहे हो। आप खुल के कह दो, ये सब की चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। खुल कर कह दो आज। हम बिल्कुल नहीं, हम स्पष्ट तौर पर इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश के सामान्य जीवन, व्यक्ति के जीवन के जो गरिमा, उसकी गरिमा के विरुद्ध जो काम होते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि किसी स्त्री को 5 पति रखने की इजाजत है, 10 पति रखने की इजाजत है, या किसी पुरुष को 10 स्त्रियां रखने की इजाजत है, ये प्रथा कहीं भी किसी भी समाज में अगर है तो नहीं होनी तो चाहिए। सर, गोवा वाला यूसीसी भी गलत है, बदलाव यूसीसी के बेटा ना हो तो 2 शादी कर लो। सर, ये भी तो गलत है। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, और अगर ऐसा प्रावधान है तो बदलाव हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि बदलाव हो जाना चाहिए, और इसके लिए प्रोग्रेसिव तरीके से लोगों को मनाना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। ये केवल कठोर कानून के डंडे से नहीं, लेकिन एक कानून होगा तो उसकी रोशनी में इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये जो बहुत सारी आशंकाएं उत्पन्न की ना संजय सिंह जी ने कि नागालैंड में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा, ये आशंकाएं तो व्यक्त कर रहे थे ना कि अनुच्छेद 370 से पहले। ये महबूबा मुफ्ती भी कह रही थी कि कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, घाटी का क्या होगा, जम्मू का क्या होगा, तासीर बिल्कुल अलग है, लद्दाख का क्या होगा। क्या हुआ? अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35 से तो हट गया, तो और घाटी और कश्मीर आज आपको ये कह देना चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए कि 371 के सभी प्रावधान हम खत्म करेंगे। संजय सिंह कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उसके बाद। आप कह दीजिए संजय सिंह को आज। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, मैं वो जो अधिकारिता मैं नहीं रखता हूं, उस अधिकारिता की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन हम इस बात को लेकर के स्पष्ट हैं कि ये होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि संजय सिंह जी बताएं, या सुरेंद्र राजपूत जी बताएं, या आसिम वकार बताएं कि क्या होना चाहिए। क्या जो चल रहा है वही चलते रहने देना चाहिए? क्या अनुच्छेद 44 भारत के संविधान से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए? क्या जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि इस देश में एक सिविल संहिता होनी चाहिए, उसका अनादर होना चाहिए? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बार-बार जजमेंट करना चाहिए राकेश जी, रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए? क्या ये प्रिविलेजेस हासिल किए हुए राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्से, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स, और स्पेशली हमें कंसर्न होना चाहिए ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए। उनके अपने तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। आप ट्राइबल्स को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। ट्राइबल एक अलग धारणा है, आपको उनके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम फिक्रमंद हैं ब्रजेश जी, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा साथ में। मैंने कहा ना कि आपके रीति रिवाजों में कोई परंपराओं में कोई परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं।
आपकी पूजा पद्धति क्या होगी, आपका विवाह करने की पद्धति क्या होगी, आप उसमें कौन सा संगीत बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, दिन में करेंगे कि रात में करेंगे, इन बातों को लेकर आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो नागरिक अधिकारों को लेकर के है और उसमें एकरूपता होनी चाहिए। वो संपत्ति के अधिकार है, वो उत्तराधिकार के अधिकार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के चिंता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करके जो स्पष्टता लग रही है कि ये नागरिक संहिता में एक रूपता चाहते हैं, अगर कहीं ये विविधता है तो उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। इसमें आपत्ति किस बात की? और यही बात तो संविधान की आर्टिकल 44 कहता है, फिर आपत्ति किस विषय पर है? अभी उनका वक्तव्य सुना, बहुत ही समझदार और अच्छे प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी। तो उन्होंने खुद कहा ना कि इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अगर गोवा में 2 शादी का अधिकार हिंदुओं को है बेटा नहीं पैदा होने पर, तो उनसे बातचीत करके इसको खत्म करना चाहिए। तो उसका प्रोसेस आपने शुरू किया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत, एक्ट के तहत जो टैक्स की छूट मिलती है हिंदू परिवारों को, उसको आप खत्म करेंगे कि रखेंगे? यह आपने स्पष्ट किया। या हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत की? नॉर्थ ईस्ट में जो परंपराओं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज का सवाल नहीं है, जमीन के कानून। और इसके साथ साथ कैसे वहां शादियां टूटती हैं। हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी को शायद नहीं पता होगा, आसाम के कुछ इलाके में अगर आप चले जाएंगे ब्रजेश जी, आदिवासी जातियों में पति पत्नी 2 कंकड़ आपस में मारते हैं और शादी टूट जाती है। पता कर लीजिएगा इस प्रथा के बारे में, पता करिएगा इसके बारे में। तो ये उनका आप रीति रिवाज है। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही तो एक रूपता की आवश्यकता है देश मैं ये कह रहा हूं कि एक रूपता लाने, सर एक रूपता लाने के लिए कोई बातचीत की क्या आपने? मेरा सवाल सिर्फ लिमिटेड सवाल है, मेरा सिर्फ एक लिमिटेड सवाल है, क्या आपने सभी धर्म समुदाय जाति के लोगों से बातचीत की? आदिवासी थोड़ी संख्या में नहीं है ब्रजेश जी, इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में आदिवासी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शक इसलिए होता है कि जिस देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करने का मौका नहीं दिया जाता, जिस देश में आज भी इतने भेदभाव हो कि मध्य प्रदेश में शमशान में एक दलित को अंत्येष्टि करने का, अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जाती, आज भी ये भेदभाव, ये कुरीतियां समाज में जिंदा हैं, तो उनकी चिंता उन करोड़ों आदिवासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं? उनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये पूछना क्या गलत है? और उनसे आपने बातचीत की? कोई ड्राफ्ट तैयार किया, कोई दस्तावेज तैयार किया? अभी इस कार्यक्रम में राकेश जी ने कहा कि अगर ये दो शादी की प्रथा है गोवा में, तो ये खत्म होनी चाहिए, ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। आपके कार्यक्रम में कहा उन्होंने। तो क्या उन हिंदू समुदायों सर, आप सबके लिए फिक्रमंद हो? मैं वापस अपने सवाल को दोहरा रहा हूं, आप सबके लिए फिक्रमंद हो, मुसलमानों के लिए सर आप फिक्रमंद? उन चालबाजियों को देखिए ब्रजेश जी, उन चालबाजियों को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। उन चालबाजियों को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो सर जिस मुद्दे के लिए यूसीसी लाए हैं सर, उस पर बात नहीं करोगे सर? और अभी आदिवासी के लिए यूसीसी थोड़ी लाए हैं, ये जैन बौद्ध के लिए नहीं लाए हैं सर, ब्रजेश जी इस देश के लोग के लिए लाए हैं सर, और आप लोग उस पर बात नहीं कर रहे हो। कितनी पवित्रता के साथ वो इस चीज को लाए हैं, क्या हम लोग इतने बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं? तो फिर इस पर बात करो ना सर, फिर क्यों लाए फालतू में? अरे भाई, अगर उनकी मंशा होती, अभी उन्होंने कहा हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, शुरू से रहा है, तो आपने 9 साल तक इस पे क्या किया भाई? 9 साल तक इस कानून को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? 2018 में एक लॉ कमीशन के राय मांगी गई, उसके बाद लॉ कमीशन के चेयरमैन ने पूरे देश के सामने कह दिया इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आपने उसके बाद कोई प्रयास किया? 19 से लेकर 23 तक 4 साल में आपने अलग अलग समुदायों से, सर आप दोनों छोर से खेल रहे हो, सैद्धांतिक सहमति भी दे रहे हो, सपोर्ट भी दे रहे हो, और 500 विरोध आपत्तियां भी आप दर्ज कराए दे रहे हो। 500 विरोध आपत्तियां, इसमें एक भी गैर जायज हो तो आप बता दीजिए, एक भी गलत बात मैंने कही हो तो आप बता दीजिए। सर गैर जायज बात यह है कि यूसीसी से मुसलमानों को क्या समस्या होगी, आपने एक भी तर्क नहीं दिया। अरे मेरा यह कहना है कि आप चाहते हैं कि जो चालबाजी वो देश के अंदर खेल रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दूं। मैं तो सर ये यूसीसी फिर काहे लिए लाए हैं सर? बताइए, आदिवासियों के लिए थोड़ी लाए हैं सर? नहीं, ये मेरा विशेषाधिकार है।
ओके। कि जिस चालबाजी को भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, उस चालबाजी को मैं आपके सामने खुलेआम कह रहा हूं कि मैं उस चालबाजी को समझता हूं, इसलिए मैं उस चालबाजी पे नहीं बोलूंगा। ओके, तो मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत से समझ लेता हूं। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, भाई मुसलमानों की भी तो चिंता होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए उनके लिए, ये कौन करेगा? अब इतना यूसीसी लाए हैं, कैसे ठीक किया जाए वकार साहब को? ब्रजेश भाई, दो बातें हैं। पहली तो हिंदुस्तान के बारे में सुन लीजिए कि फिराक गोरखपुरी ने एक जगह पे लिखा था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान ऐसे नहीं बना है, और हिंदुस्तान की न रग से वाकिफ़ है भारतीय जनता पार्टी, न डीएनए से वाकिफ़ है। तो इसलिए अगर ये समझते हैं और आप समझते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और ये कर दो, ये किसी एक आध जगह पे एक दो लोगों के बीच में तो हो सारे सुन नहीं नहीं, आपका तो बड़ा साफ, मैं तो आपके जिसके लिए लाए हैं यूसीसी, सुनिए मैं तो आपके ऊपर स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। कहते हो ना कि जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। संजय सिंह जी ने बड़ा सही कहा कि भाई आपकी चालबाजियों को मेरी नहीं उनकी चाल, वो साफ साफ नहीं कर पाए, कहना आप ही चाह रहे थे। आप हमने बताया ना सर बोलूंगा, मैं तो कह रहा हूँ इतनी मेहनत से लाए हैं, कुछ तो चर्चा कर। रुकिए सर, आप आदिवासियों को पकड़ के लटक गए हो सर। कहते हैं ना कि जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ए दिल मोहब्बत की किस्मत बना ले, और तड़प कर यूं ही जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले बता दे। ये इश्क में फिल्मों में तो अच्छा लगता है, देश के लिए अच्छा नहीं है। सर मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं। हमें पूरे देश में हर शख्स के वोट चाहिए, और हर शख्स के अधिकार को प्रोटेक्शन करने का पूरा हक, पूरी ताकत हमारे पास है, और हम वो करेंगे। आज मैं खुले मंच से जी आसिम बकार की भी क्या नाम मैं तारीफ करता हूं कि वो भी आपके किसी भी चालबाजी में नहीं फंस रहे हैं। और मैं आपको बहुत साफ बता देता हूं, बहुत सुन लीजिए, अब ऐसे थोड़ी है चालबाजी में आपके अब कोई नहीं फंस, ये मीडिया की चालबाजी में कोई नहीं फंसने वाला। कारण क्या है कि मीडिया के कंधे पे बंदूक रख करके मोदी चला तो दिए हैं, लेकिन अब वो निशाना उनके ऊपर, जैसे वो नहीं होता बूमरैंग होता है, संजय जी वो नहीं एक हथियार होता है वो जो बूमरैंग कर जाता है कि वापस अपने गर्दन काटता है, तो ये बूमरैंग कर रहा है ये। अब इनको परेशानी होगी ड्राफ्ट लाने में। ड्राफ्ट लाएंगे किस चीज में? क्या नाम आदिवासियों के खिलाफ ड्राफ्ट लाएंगे? सर करो सर, ठीक है ना। आज की डेट में ये हिंदू मुसलमान की बात करने की कोशिश करने वाले लोग अपने मुंह की खाएंगे, ये यूसीसी इनको बूमरैंग करेगा। और हम बहुत स्पष्ट बता दें तो सर बेकार है फिर, अगर उस पर चर्चा नहीं तो फिर आदिवासी थोड़ी लाएं। वही तो हम कह रहे हैं ब्रजेश भाई कि आपका और भाजपा का सपना चूर चूर हो गया, आज की डिबेट में तय हो गया। राइट, आसिम वकार मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके ज्यादातर मुद्दों का जवाब तो राकेश त्रिपाठी ने दिया है, और कहा है कि जहां कुरीति है खत्म हो। अब किस बात पर एतराज है? अब तो आप अपनी फिक्र करिए सर। एक साहब ने मुझसे एक मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे एक शेर सुनाइए मेरे ऊपर, अपने ऊपर। वो एक हमारे दोस्त जो थे, वो एक किसी पार्टी में थे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पार्टी में, उसके मेंबर थे। कहने लगे मेरे ऊपर एक शेर सुनाइए। तो हमने कहा साहब, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, सब बर्बाद करने के बाद ही मानिएगा। उनसे कहा था मैंने, उनसे जो दोस्त थे। सर आप हमसे पूछ रहे कि हमारा नुकसान क्या है? हम पूछ रहे हैं हिंदुओं का फायदा क्या है? अगर एक यूसीसी लागू करने से एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिल जाए, एक घर की जो महिला बच्ची है उसको डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, या किसी को 100-200 बीघा जमीन मिल जाए, या किसी के अकाउंट में बहुत से पैसे आ जाए, किसी का कारोबार बड़ा हो जाए, तो हिंदू खुश हो हमारे बीजेपी के भाई? हिंदू खुश क्यों हो रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मिल रहा है उनको? तो सर फिर अब्दुल का क्या किया जाए फिर? उसका कैसे वो होना चाहिए जिसको तो टाइट देश को फायदा हो। सुनिए, तो यूसीसी टाइट करेगा जिससे देश को फायदा हो, उसको टाइट करेगा, देश के लोगों को फायदा हो। आप ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिससे आपको फायदा ही नहीं हो रहा है और दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो फिर ना करो विरोध सर। और आपको फायदा भी नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कानून क्यों लेके आ रहे हैं? तो सपोर्ट कर दो सर। आप ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हमारे डर के। मैंने मामा भांजी पूछिया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने भाई बहन वाला मसला पूछ लिया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
तो फिर आपको मैंने टाइट करने का बहुत खासी तरीका बरादरी की बताओ ना महिला की फिर। शादी का पूछ अगर लिया कि यूसीसी नौ से रुपये टाइट भागे नहीं जा हो रहे तो हैं। कैसे टाइट करें आप? सर आपके पास जब आप जवाब ही नहीं दे पा रहे तो कानून क्या लेकर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सब आप अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर, जिसका राजनीतिकरण भी हो चुका है, उस मसले पर आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।